बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है अवामी कचहरी। मैं हूं कैसर खान तनोली। अवामी कचहरी अवामी प्रोग्राम है, अवाम में करते हैं और बाहर निकलते हैं, स्टूडियो से बाहर भी जाते हैं। लेकिन आज हमने ये प्रोग्राम स्टूडियो में रखा इसलिए कि जुड़वा शहरों के हवाले से बात करेंगे। जुड़वा शहरों के अंदर हमने देखा कि इंतज़ामी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। इंतज़ामी तब्दीलियों से इस शहर के अंदर, फेडरल कैपिटल के अंदर, रावलपिंडी के अंदर क्या तब्दीली आएगी और इस वक्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो कितने मुतमईन हैं मौजूदा जो आपकी इंतज़ामिया है, पुलिस के अफसरान हैं, उनकी कारकर्दगी से। रावलपिंडी के अंदर भी हमने देखा कि इंतज़ामी तब्दीलियाँ आई। हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान हैं, पूरे पंजाब के अंदर उनके तकर्रुर और तबादले हुए। उनसे क्या लोग आने वाले दिनों में क्या उम्मीद लगाए हुए हैं। और अगर हम लोग जिक्र करें रावलपिंडी इस्लामाबाद का भी जो जुड़वा शहर हैं, यहाँ पर हमने देखा कि जब चोरी डकैती की वारदातों को हम लोग देखते हैं या मोबाइल स्नैचिंग को देखते हैं तो ये वो एरिया जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल होता है या सबसे ज़्यादा आसान टारगेट होता है इन लोगों का वो वारदात करने के लिए, वो होता है या तो आईजीपी रोड आपका या आई8 या फैज़ाबाद का वो इलाका जहाँ से वो वारदात इस्लामाबाद के अंदर अगर करते हैं, मोबाइल स्नैचिंग की हो या कोई भी डकैती की वारदात हो तो बआसानी दूसरे शहर रावलपिंडी के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात हमारे सामने हुए, हमने देखे, हमने रिपोर्ट किए। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पिछले कुछ अर्से में हमने देखा कि तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा होती आई फेडरल कैपिटल के अंदर भी, रावलपिंडी के अंदर भी, कि पुलिस के अफसरान हों या इंतज़ामी अफसरान हों, उनके अंदर उनको पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स का जो मरहला है बहुत जल्दी होता रहा। उससे इन शहरों को कितना नुकसान पहुंचा है या कितना नुकसान पहुंच रहा है। अगर हम लोग सिर्फ फेडरल कैपिटल की बात करें, हमारी तहकीकात जो हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक फेडरल कैपिटल के अंदर जो जराइम है उसमें 400 गुना इजाफा हो गया है। अब उस जराइम में जो जुर्म इससे पहले इस शहर के अंदर नहीं होते थे, मोबाइल स्नैचिंग की वारदात आपको बहुत कम देखने को मिलती थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डकैती की जो वारदातें होती थी उसका तरीकाकार कुछ और होता था, आजकल कुछ और है। और कुछ ऐसे जो गैंगस्टर हैं जिनको पिछले कुछ अरसे में यहाँ के शहरी भी जो हैं वो पहचानने पड़ गए हैं और पुलिस के वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं हो सकी। या कुछ हमने देखा कि साबका आईजी जो एहसन यूनुस साहब थे, जब वो यहाँ पर आए, अपनी टीम लेकर आए, उनके पास उनको एक खसूसी टास्क दिया गया कि इस तरह के गैंगस्टर को आपने अरेस्ट भी करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। और कुछ अर्सा हमने देखा कि कुछ चीज़ें हमें देखने में मिली, कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ घेरा जो है वो तंग किया गया, लेकिन कोई ज़्यादा खातिर ख्वाह वो साबित ना हो सका। एहसन यूनुस साहब का तबादला हो गया, एहसन यूनुस साहब को दोबारा जो है वो यहाँ से हटा दिया गया और नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं उनको इस्लामाबाद में तैनात किया गया। अब नई हुकूमत है, ये इत्तेहादी हुकूमत है। इत्तेहादी हुकूमत के जो आपको पता है कि वज़ीर दाखिला हैं वो राना सनाउल्लाह साहब हैं। राना सनाउल्लाह साहब की क्या पोजीशन है या राना सनाउल्लाह की क्या स्ट्रेटजी है, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि वो कैसे धरनों को कंट्रोल करने के हवाले से अपनी तैयारी का हवाला देते हैं, बताते हैं कि हमने अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई, हम लोग ऐसे रोक लेंगे, वैसे रोक लेंगे, ऐसे कर लेंगे। लेकिन इस्लामाबाद के शहर के अंदर, इस शहर के अंदर, इस कैपिटल के अंदर यहाँ के शहरी जो हैं वो महफूज नहीं हैं। यहाँ के शहरी जो हैं वो सोचने पर मजबूर हैं कि क्या अब हमें इस फेडरल कैपिटल को यहाँ पर हमें रहना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए। ये बहुत अहम सवालात हैं। इस हवाले से आज हम लोग बात करेंगे, साथ साथ रावलपिंडी शहर को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जिस तरह मैंने पहले कहा कि जुड़वा शहर हैं और जुड़वा शहरों के हवाले से अवामी कचहरी, अवाम का प्रोग्राम हम लोग लगाते हैं, बात करते हैं, ताकि इन शहरों की बात हम लोग उठा सकें और ज़िम्मेदार लोगों तक पहुँचा सकें। आज मेरे पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे अपने हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप K2 टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर इनको देखते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं ज़ैन हाशमी, आप हमें इस्लामाबाद से रिपोर्ट करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं आसिम रियाद हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों जगहों से रिपोर्ट करते हैं। बड़ा मशहूर मारूफ प्रोग्राम पब्लिक आई भी करते हैं, तमाम तर चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं। आप दोनों को वेलकम करूँगा। ज़ैन, आपकी तरफ आऊँगा। कुछ अहम तकर्री और तबादलों की अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, PSP अफसरान के तबादले भी हमने देखे। PSP अफसरान के तबादले इसलिए हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे, कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे तबादले हुए जिनका हवाला देना इसलिए ज़रूरी है कि हमने देखा कि जब एहसन यूनुस साहब आए, उन्होंने अपनी टीम लाई यहाँ पर और कुछ ऐसे अफसरान थे और आला अफसरान, ग्रेड 20 के, ग्रेड 21 के अफसरान थे, वो यहाँ से कुछ अरसे के लिए चले गए। हालांकि वो जाना नहीं चाह रहे थे, काफ़ी अरसे से यहाँ पर तैनात थे, लेकिन मजबूरन, ज़ाहिर बात है, एहसन यूनुस साहब ने अपनी टीम मांगी थी और उस वक्त की हुकूमत ने उनको मुकम्मल ताउन फराहम किया था। वो अफसरान यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन अभी हमने देखा कि वही अफसरान बजाय किसी और जगह पे जाने के दोबारा वो फेडरल कैपिटल के अंदर उनकी पोस्टिंग हो गई है, ट्रांसफ़र हो गया है, नोटिफिकेशन हो गया बाकायदा। वो इस शहर की ज़रूरत है
या फिर ये सिर्फ सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करके दोबारा अपनी धाक बिठाने के लिए शहर में वापसी है? सर आपने सबका डीआईजी ऑपरेशन जो रहे हैं वकारुद्दीन सैयद, उनकी बात की है कि वो वापस आ गए इस्लामाबाद पुलिस में। एहसन यूनुस साहब के जाते ही वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे मोटरवे पुलिस। हालांकि उनके दौर में उनकी कारकर्दगी बुरी नहीं थी, लेकिन मेरा सवाल है कि वो सियासी बुनियादों पर उनकी वापसी है या वो ये बताना चाहते हैं कि मैं इस शहर को छोड़ कर नहीं जाना चाहता, मुझे इधर रहना है? देखें, मैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात करूंगा कि उनके दौर में जो जराइम था वो 50% रेशो कम था। जो इस वक्त जो जराइम चल रहा है वो तो 400 से भी ज़्यादा प्लस जो है वो जा चुका है। रोज़ाना जो है डकैती, राजनी की वारदातें शहर इक़्तिदार में हो रही हैं। आम सी बात अब आम सी बात हो चुकी है। जैसे कराची में हुआ करता था ना सर, मोबाइल छीन के ले गए, मोटरसाइकिल छीन के ले गए, घरों में डकैतियाँ बढ़ रही हैं, वही चीज़ें अब यहाँ पर बनती जा रही हैं। तो उनकी कारकर्दगी बेहतर थी, एक तो वो बात। लेकिन दूसरी बात ये कि सियासी असर रसूख इसमें लाजमी 110% इस्तेमाल हुआ है। वकारुद्दीन सैयद साहब की आपने बात की। दूसरा, डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा तनवीर साहब वो भी आ गए वापस, और इस वक्त ट्रैफिक पुलिस में SSP की जो है ओहदे पर वो अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। तो जहाँ तक बात थी इनकी कारकर्दगी की, वो बैल थी, और अब ये सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया। एहसन यूनुस साहब क्योंकि जब आए थे तो बीच में यही जो हमारे ज़राए थे उनके मुताबिक यही था कि इन्होंने सीनियर जूनियर के उस पर जो है वो यहाँ से जाने का वो रखा, क्योंकि उनके अंडर ये काम नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन वो जैसे ही गए, और वफाकी दारुल हुकूमत को देखें सर, जो भी कोई अफसर आ जाता है वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी बाकी सर्विस यहीं पर गुजारूं, बाकी सर्विस यहाँ पर ही गुजार दूँ। लेकिन सर यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। पार्लियामेंट, यहाँ पर आपके जो ताल्लुकात बनते हैं वो किसी और सिटी में नहीं बनते। ठठा कश्मीर में बैठ के आपने किससे मुलाकात करनी है? किसी से भी नहीं कर सकते। राजनपुर में आप किससे बातचीत करेंगे? कहीं भी नहीं कर सकते सर। लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको तमाम पार्लियामेंटेरियंस भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको मतलब कि जो ऑफिसर यहाँ पर आया उसकी ख्वाहिश यही है कि वो शहर के अंदर अपने आप को मजबूत करे, और माजी में हमारे पास ऐसी लंबी फहरिस्तें मौजूद हैं जिन्होंने ये काम किए। जिन्होंने ये काम करने से मुराद ये है कि उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, और फिर उन ताल्लुकात का इस्तेमाल करके मर्जी से पोस्टिंग्स ली। बिल्कुल सर, ये आपके हमारे और आपके सामने CDA के चेयरमैन और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद साहब हैं, जो कि हुकूमत चेंज भी हुई, साबका हुकूमत भी चेंज हुई, नहीं गए। वो तगड़े हैं, कहते हैं वो नहीं गए। उनके हवाले से जो मालूमात है ना, या उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, या उनके ख़ानदानी जो मामलात हैं, उनको अगर हम लोग देखें तो वो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। और कहते हैं कि मुल्क की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है, जो टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इस मुल्क को वही चलाते हैं। उनकी फैमिली के लोग हैं, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई कज़न है, कोई मामू है, कोई चाचू है, कोई ताया है, तो वो उनको हिलाना तो नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो यहाँ पर जाहिर बात है वो इस सिस्टम को समझते हैं, इस सिस्टम में रहते हुए आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, सिस्टम से आउट होकर बेहतर नहीं कर सकते। तो मैं अभी कुछ तकर्री और तबादलों की और बात कर रहा था। मुस्तफ़ा तनवीर को वापस पहले हमने देखा कि यहाँ पर इस्लामाबाद में थे, SSP ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर साहब DIG ऑपरेशन थे। उस वक्त मैंने खुद ज़ाती तौर पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाए, एतराज़ात भी उठाए कि एक जूनियर ऑफिसर को आपने SSP ऑपरेशन का चार्ज दे दिया, जबकि उस वक्त उनसे बेहतर अफसरान मौजूद थे। तो फिर हमने देखा कि एक जूनियर ऑफिसर को SSP ऑपरेशन का चार्ज दिया। ये फेडरल कैपिटल की सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है अगर हम लोग देखें SSP ऑपरेशन की। अफजाल अहमद कोसर ने इसलिए उनको SSP ऑपरेशन का चार्ज दिया कि DIG ऑपरेशन वो उस वक्त थे और सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए थे। बिल्कुल सर, पोस्टिंग ट्रांसफर सारी वो खुद करते थे, खुद रखी हुई थी अफजाल अहमद कोसर साहब ने अपने पास। और ये मेरे ख्याल से ये जो प्रैक्टिस चली थी ये वकारुद्दीन सैयद साहब की उससे चल रही थी, क्योंकि वो SSP ऑपरेशन थी और उसके बाद लेकिन उस वक्त उन्होंने SSP ऑपरेशन अपने दौर में लगने नहीं दिया ना, नहीं लगने दिया। वो DIG ऑपरेशन ही सारी वापस को इस्तेमाल करते थे। मैं इसके ऊपर मजीद भी बात करूंगा। जैन आसिम, आप बताइएगा क्या हालात हैं रावलपिंडी शहर के? रावलपिंडी के अंदर भी हमने देखी हैं कि तब्दीलियाँ हुई हैं। रावलपिंडी शहर के जो पुलिस के अफसरान हैं, ये आम लोग, मैं रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से जब हम लोग रिपोर्ट्स लेते हैं या हमारे पास मालूमात आती हैं, जराइम कम नहीं हुआ, उसमें इजाफा हो रहा है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कैसर भाई कि आपने प्रोग्राम अवामी कचहरी में हमें जो है वो मदू किया और हमसे पूछा है इस हवाले से। बात यह है कि रावलपिंडी शहर में अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें तो इन्होंने आते साथ ही सबसे पहले CPO रावलपिंडी को तब्दील किया है। इससे कबल CPO रावलपिंडी उमर सईद मलिक थे, जिन्होंने तब्दीली कितनी ज़रूरी थी? 4 माह के लिए, 4 या 5 माह उन्होंने जो है वो CPO शिप यहाँ पे रावलपिंडी में गुजारी है।
जैसे ही हुकूमत बनी, हुकूमत ने बनते ही जो है वो उमर सईद मलिक साहब को जो है वो तब्दील किया और यहाँ पे सैयद शहजाद नदीम बुखारी साहब को बतौर CPO रावलपिंडी जिम्मेदारियाँ सौंप दी। CPO इससे कबल उमर सईद मलिक से पहले CPO रावलपिंडी रहे एहसन यूनुस, उन्होंने बेशुमार काम किया और जराइम पर कंट्रोल करने के हवाले से बड़े आम इकदाम उन्होंने उठाए, पुलिस की वेलफेयर के हवाले से उन्होंने बड़े काम किए। उमर सईद मलिक ड्रामा बहुत करते हैं, जाहिर बात है। देखें जितने भी अफसरान हैं, चाहे आप पिंडी की बात कर लें या इस्लामाबाद की बात कर लें, क्योंकि अफसरान को जिस तरह हमारी गवर्नमेंट सोशल मीडिया के ऊपर सब अच्छे की एक रिपोर्ट जारी कर दी जाती है, इसी तरह पुलिस अफसरान ने जो है वो हुकूमती अहदेदारों को, जो हुकूमती जिम्मेदार हैं, इनको सब अच्छे की रिपोर्ट पेश करने के लिए अपना सोशल मीडिया जो नेटवर्क है ना, इसको मजबूत कर लिया है। फोटो सेशन कहीं पे कोई वकूआ होता है जी, पहुंच जाते हैं, CPO सब पहुंच जाते हैं। एहसन यूनुस साहब यही करते थे, किसी रेडी वाले के साथ कोई वाकया हो गया तो वो भाग के वहां पे पहुंच जाते, जबकि उनका ये काम नहीं था। उनका काम था वो किसी निचले तबके के किसी SDPO की ड्यूटी लगाएं, किसी SP की ड्यूटी लगाएं कि वो जाके उसको अकोमोडेट करे, लेकिन वो खुद वहां पे पहुंचकर सोशल मीडिया के ऊपर फोटो सेशन करवा कर अपनी बल्ले वो बुरी बात नहीं है, जो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए, जो आपकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए आपको तैनात किया गया, इतना अहम पोजीशंस पे आपको लगाया गया और आप प्रोफेशनल हैं, उसमें नाकाम रहे, उसमें बेहतरी नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी सैयद शहजाद नदीम बुखारी साहब लगे हैं, लेकिन कुछ ही अरसा हुआ उनको लगे हुए, अभी तक उनको कोई टाइम नहीं मिला कि वो सीट पे बैठें। और कुछ, क्योंकि आपको पता है जैसे ही वो लगे, इमरान खान साहब का धरना आ गया बीच में, उनको जिम्मेदारियां दी गई कि आपने इसको रोकना है। उसके बाद अभी चूंकि मामला थोड़े से मामूल पे आना शुरू हुए हैं, तो हालात अगर बात की जाए शहजाद नदीम बुखारी साहब की अगर हम लोग बात करें, ये भी एक तगड़ी फैमिली है, ये भी इनकी एक जो हमशीरा हैं जी, वो भी SSP हैं, जाहिदा बुखारी, वो भी SSP हैं, इनके भाई सेक्रेटरी हैं। इनकी पोस्टिंग अगर हम लोग देखें तो ये हरीपुर के अंदर रहे, ये मानसरा के अंदर रहे, फिर DPO अटक भी रहे, और इस वक्त रावलपिंडी, क्योंकि CPO रावलपिंडी एक बहुत बड़ी पोजीशन है और बड़ा शहर है, तो इसको कंट्रोल करने के हवाले से अब उन्होंने क्या एक अमली बनाई है, या जो इस वक्त की जो मौजूदा रावलपिंडी शहर की सिचुएशन है, जो गैंगस्टर हैं या जो वो जराइम करने वाले लोग हैं, उनमें कोई थरथली है, कोई खलबली है कि कुछ, या फिर नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं? ऐसा बिल्कुल अभी कुछ नहीं है। जो थरथली और जो बात आप कर रहे हैं उसमें, क्योंकि अभी जैसे ही CPO साहब आए हैं, मैंने आपको बताया कि धरना आ गया, उसके बाद अभी हालात मामूल पर। पुलिस जो है रावलपिंडी की, उन्होंने भी आते साथ कुछ तब्दीलियां की हैं। थाना सादकाबाद में SHO को उन्होंने तब्दील किया है, थाना न्यू टाउन में उन्होंने SHO को तब्दील किया है, थाना वारस खान में उन्होंने SHO को तब्दील किया है, कलर सईदा में SHO को तब्दील किया है, रवात में SHO को तब्दील किया है, दीगर थानों के उन्होंने इसी तरह SHOs तब्दील किया है। लेकिन बात यह कि जो SHOs काम करने वाले हैं उनको सबको खुले लाइन लगा दिया गया है। कुछ SHOs रावलपिंडी शहर के ऐसे हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ थानों के अंदर जराइम को कंट्रोल किया, चोरी डकैती को कंट्रोल किया। रावलपिंडी थाना न्यू टाउन की अगर बात की जाए तो एहसन यूनुस से पहले, जैसे ही एहसन यूनुस वहाँ पे राजा मुसद्दक SHO थे, चोरी डकैती की वारदात को बहुत ज़्यादा उन्होंने कम किया। गाड़ी चोरी की सबसे ज़्यादा वारदात रावलपिंडी में जो है वो थाना न्यू टाउन के इलाके में है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किया, उनको खुले लाइन लगा दिया गया। अगर बात की जाए थाना सादकाबाद की, तो सादकाबाद में SHO ताहिर रेहान 2.5 साल का अरसा तैनात रहे, लेकिन उन्होंने लातादार चोरों डकैतों की गैंगों को जो है, डकैतों के गैंगों को पकड़ा। ना सिर्फ पकड़ा, भारी मिकदार में उन्होंने उनसे गाड़ियां भी बरामद की, मोटरसाइकिल भी बरामद किए, असला भी बरामद किया, और लोगों की जो शहरियों की जो नकदी थी वो भी बरामद की। लेकिन अब चूंकि नून लीग जब से गवर्नमेंट में आई है, ये जो लोग PTI के दौर में लगे थे वो अब लगना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम किसी भी थाने में जब लगेंगे हमसे सियासी इंतकाम लिया जाएगा। सूरत हाल ये है कि जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। नहीं, पुलिस वालों से सियासी इंतकाम कैसे लिया जाएगा? सर, कोई भी गवर्नमेंट अगर आती है, अपने मफादात के लिए लगाए जाते हैं, SHOs लगाए जाते हैं, उनसे काम लिए जाते हैं। CPO रावलपिंडी जब एहसन यूनुस साहब थे, उन्होंने नहीं हिलाने दिया, उस वक्त असरअंदाज होते, फयाजल हसन चौहान साहब असरअंदाज होते थे, दीगर एजाज खान जाजी साहब असरअंदाज। हमने कभी थाने कचहरी की कुछ सियासत की? हो नहीं सकता। कोई भी बंदा पकड़ा जाए तो इनकी कॉल ना जाए SHO को, तो हो नहीं सकता। इसी तरह अभी नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है रावलपिंडी में, आपको पता है हनीफ अब्बासी साहब का पावा तगड़ा है, वो असरअंदाज होते हैं उनकी मर्जी के बगैर। ना सादकाबाद में कोई SHO लग सकता है, ना न्यू टाउन में कोई SHO लग सकता है, ना वारस खान में। आज भी पैसे लेते हैं SHO शिप के लिए? सर, SHO शिप के लिए पहले दौरों की अगर वक्तों की बात की जाए तो
थाना पीर वदाई में और दीगर पिंडी के 1-2 थाने तगड़े थानों में बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो पैसे बोली देकर लगती थी। बोली लगती थी। लेकिन एहसन यूनुस के आने के बाद एक उनकी क्वालिटी थी कि उन्होंने सियासी जो है वो लोगों को ज़्यादा बात नहीं सुनी। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs जाके पंजाब असम्बली में उनके खिलाफ जो है उन्होंने एहतजाज किया कि जी हमारी बात नहीं सुनी जाती। इजाज खान जाजी थे उसमें, तनवीर भट्ट थे, वासिक कयूम अब्बासी थे, ये सारे पिंडी के MP उनके खिलाफ पेश हुए बाकायदा तौर पे। अभी जब आ गए हैं CPO रावलपिंडी, जब उनसे मीट द प्रेस हुई हमारी, तो उन्होंने कहा था जी मैं सियासी जो असर अंदाज होते हैं लोग उनको मैं बलाए ताक रखूंगा और मेरिट के ऊपर। लेकिन अब हमें यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो भी जो है वो सियासी असर सूख के जरिए जो है वो SHO जो है वो थानों के अंदर लग रहे हैं और जराइम की जो शरह है उसमें जो इजाफा है वो मजीद देखने में आ रहा है। मतलब जराइम कंट्रोल नहीं जराइम हो रहा। जो कंट्रोल हमारा मुद्दा नाज़रीन जिसके ऊपर आज हमने ये कचहरी लगाई है उसका मकसद यही है कि जुड़वा शहरों के हालात बद से बदतर और बदतरीन होते जा रहे हैं। इनको ठीक करने के लिए हमने बड़े बड़े अफसरान रखे हुए हैं, बड़े बड़े इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इसके अलावा एक SP और SSP और DIG भी अगर मैं कहूँ तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। पहले इस शहर को एक SP चलाता था और ये शहर बड़ा स्मूथ चलता था, इतने मामलात नहीं होते थे। आजकल हमने उन PSP अफसरान को, उन SSPs को, SPs को, ASPs को, DIGs को सिर्फ खपाने के लिए कि उनको किसी जगह पे एडजस्ट कर लें, कभी एंटी राइड यूनिट बना देते हैं, कभी ARU में डाल देते हैं, कभी SSP जो है इन्वेस्टिगेशन का अलग से एक विंग बना देते हैं, कभी हम लोग क्या बना देते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ इनको खपाने के लिए की जाती हैं कि इनको किसी न किसी जगह पर इनकी हाज़िरी लग जाए कि यहाँ पर इस यूनिट के अंदर ये काम कर रहे हैं। उनका काम क्या है ये आम लोग बेहतर जानते हैं कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़े मामलात हैं इस शहर की। कैपिटल है, इस कैपिटल को मिसाल बनाने की ज़रूरत है और ये मिसाल हम लोग इसकी देते थे और दुनिया देती थी और दुनिया समझती थी इससे पहले, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं। लेकिन ये जो अभी हालात हैं ये कभी भी नहीं थे। ज़ैन हाशमी, हमने देखा कि मैं ऐसे कई आपकी अपनी मालूमात है, ज़ाहिर बात आपके पास होगी, फेडरल कैपिटल के अंदर बहुत सारे ऐसे पुलिस के अफसरान हैं, ऐसे SHOs हैं। हमने पिछले काफ़ी अर्से में देखा कि जो सीनियर अफसरान थे, जिसमें अगर हम लोग बात करें इंस्पेक्टर रैंक के, बहुत कम तादाद में उनको SHOशिप दी गई। इन्होंने एक नया फार्मूला अप्लाई किया कि जो प्रोविशनल ASI थे, जो प्रमोट हुए, सब इंस्पेक्टर हुए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पोस्टिंग दी बतौर SHO। उनकी कारकर्दगी तो फिर वही बात आ गई कि सबके सामने है कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया या वो कैसे इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा भी काम किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन्हीं थानों में अभी भी तैनात, ऐसे SHOs मौजूद हैं जिनके खिलाफ हमारी तहकीकाती इदारों ने, हमारी एजेंसीज ने लिख के दिया कि ये शख्स किसी भी तौर पर SHOशिप के लिए मौजू नहीं है, इसको नहीं लगना चाहिए। वो आज भी SHO हैं। सर देखें, बात वही आ जाती है कि यहाँ पर सिफारिश की बेस पे जो है वो SHOs तैनात किए गए। मैं आपको बताया कि कल जिस तरीके से 12 थानों के SHOs जो है वो तब्दील किए गए, तब्दील तो नहीं किए, शिफलिंग की गई है। एक को कोसार से उठाया तो कराची कंपनी कर दिया, अपारा से उठाया तो I9 कर दिया। चेहरे वही हैं, सिर्फ जगहें तब्दील की गई है। और इसके पीछे रीज़न क्या रखा गया है कि जराइम को कंट्रोल नहीं कर रहे वो SHOs वहाँ पर। जब वो लोग वहाँ पर जराइम को कंट्रोल नहीं कर रहे तो फिर उनको तो क्लोज टू हेडक्वार्टर करना चाहिए था, उनकी जगह नए चेहरे आने चाहिए। ARU में डालें, स्पेशल ब्रांच में डालें, उनसे ड्यूटियां लें, सिक्योरिटी उनको में नाकों डाला पर जाए, लगाएं, सिक्योरिटी में डालें, ऐसी जगहों पे डालकर उनको जो है वो सजा दी जाए ना। अब अपारा की मैं बात करता हूँ सर, गुज़श्ता दिनों जो है वहाँ पर भी डकैती की एक वारदात हुई, उसके ऊपर जो है वो काफ़ी सरजनिश की गई DIG साहब की तरफ से, SHO की भी डायरेक्ट। तो उसके बाद जो है वो उसको हटा दिया गया, मुअत्तल किया, ठीक है। और अब 3-4 दिन पहले गोलड़ा थाने की हदूद में लाखों रुपए की जो है घर में डकैती की वारदात हुई, जिसकी CCTV फुटेज भी हमने जो है वो अपने चैनल पे ऑन एयर की। आप कहाँ की बात करें ज़ैन हाशमी, हमने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के घर के सामने वारदात देखी। ऐसा ही है। हमने देखा कि दिन दिहाड़े इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो घर है उसके सामने मुसल्ला लोग, डकैत गिरोह जो है वो घर में दाखिल होता है और वहाँ पर बासानी अपनी कार्रवाई करता है और माल लेके निकल जाता है। ये खबर खुफिया रखी गई थी सर, लेकिन ये कि सामने लीक आउट हो गई थी। हाँ, नहीं है, खबर बाहर आ जाती है, निकल है यहाँ पे। लेकिन सर ये गुज़श्ता 2.5-3 साल के अरसे में ना ये चीज़ें शहर बहुत इक़्तिदार में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसकी देखें, एक तो महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, गुर्बत है। पहली हुकूमत जो गई है उसने कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दी।
अब जो आई है उसने भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दी, देखिए, बल्कि मैं महंगाई जितना का इस कैपिटल को तूफान समझता उमड़ता हूं, जा रहा है। और ये वजह वाकई आपने कहा कि ये वजह हो सकती है, लेकिन इन जितने भी जराइम हैं, ये जो हमने रिसेंट पास्ट में भी जितनी वाक़यात देखे, इसमें ये महंगाई से तंग या कोई आम आदमी हमें वारदात करता नज़र नहीं आया। इसमें एक मुनज़्ज़म गैंग, मैं नाम लेता हूँ, जिसके हवाले से हमने देखा कि पुलिस के आला अफसरान बहुत ज़्यादा खाइफ थे। और एहसन यूनुस साहब के टाइम पे हमने देखा कि हमें कुछ ऐसी इतलात आई कि शायद उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया है, शायद उनकी गिरफ्तारी कर दी है, जो खुफिया रखी गई है। कुछ ऐसी इतलात हमारे पास थी, वो है बिलाल खान। बिलाल गैंग ऐसा है जिसने इस शहर में पिछले कुछ अरसे में अपना दाग बिठाई और बहुत ज़्यादा वारदातें की। एक दो वाक़यात में पुलिस का आमना सामना भी उनके साथ हुआ, कुछ दो तरफा फायरिंग भी हुई, लेकिन वो फिर बच के निकल गए। लेकिन पिछले कुछ अरसे में 90% वारदातों के पीछे उनका हाथ था। एहसन यूनुस साहब के टाइम में वो अंडरग्राउंड हो गई, या हमारे तक ये इतला थी कि शायद उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी है वो खुफिया रखी गई है, अभी उन्होंने उसको शो नहीं किया। लेकिन अभी कुछ इतलात ये हैं कि वो दोबारा सरगर्म है। लेकिन सर देखें, जब से ये नई हुकूमत आई है, IG नासिर अकबर खान साहब जो हैं आए हैं, और इन्होंने भी कोई हिकमत अमली तय नहीं की है। शहर इक़्तिदार में गश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पुलिस का गश्त ना होने तो हम लोग हर जगह पे देखते हैं वो, लेकिन वो सर आप रोशनी में देख रहे हैं ना, अंधेरे के अंदर कहीं भी नहीं हो रहा। देखिए मगरिब के बाद ये सारे क्लोज डाउन हो जाते हैं, कोई भी नजर नहीं आएगा। 15 वाले निकलते हैं, एलीट वाले निकलते हैं, मोटरसाइकिल वाले जो राइडर्स इन्होंने रखे वो निकलते हैं। राइडर्स पे आ रहा हूँ, वो जो राइडर्स हैं उनके हवाले से शिकायत ज़्यादा मौसूल होती है कि लोगों को बेजा तंग करते हैं और उनसे वो रिश्वतस्तानी का मामला आता है। ये फैज़ाबाद के करीब कई दफ़ा बस अड्डों के ऊपर जो है ये शिकायत मौसूल हुई, वीडियो भी वायरल हुई, और जो है वो ये चीज़ें सामने आई कि मोटरसाइकिल वालों को रोका, उनकी जो है वो तलाशी लेते हुए जो है वो चीज़ें निकाल ली। ये चीज़ें बहुत सारी यहाँ पर जो है नोटेड हुई हैं, लेकिन जो जराइम की रोकथाम है उस पर जो है वो कमी नहीं आई है। हम देखें कि लास्ट टाइम अभी इमरान खान का धरना आया, बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। राना सनाउल्लाह साहब ने भी आके टेलीविजन पर बताया कि IG इस्लामाबाद में जो है वो, ओपनिंग में आपने सुना कि राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं, और वो कहते हैं कि मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग है, कोई ऐसी अगर कोई शर या इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसको रोक देंगे। सर वो सिर्फ शर और इसको रोकने के लिए तो वो हैं, जब से मतलब इसके अलावा कोई और प्लानिंग नहीं इदारों के अंदर आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए नहीं है ना जाना हाशमी कि इसके अलावा कोई और प्लानिंग नहीं हो रही, वो और कुछ प्लान नहीं कर रहे कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है। कैसे भाई, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ। आपने बिलाल सबत गैंग की यहाँ पे बात की, बिल्कुल IG एहसन यूनुस जब यहाँ पे IG थे तो उन्होंने बिलाल गैंग के 2 बंदे, आपको याद होगा मुकाबला हुआ पिंडी की हदूद में जाके, बैरिया टाउन के अंदर जाके उसका जो बिलाल के गैंग के जो लोग थे, 2 लोग वहाँ पे मारे गए। बात यह है कि बिलाल गैंग ने की आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर बिलाल गैंग जो है वो अब दोबारा से सर उठाना शुरू हो गया। और आपने जिस तरह से बात की कि उनकी गिरफ्तारी की खबरें थी, वो गिरफ्तार नहीं हुआ था, बल्कि वो पेशावर के इलाके में हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक IG एहसन यूनुस के दौर में वो बिलाल गैंग, चूंकि उन दिनों अगर IG एहसन यूनुस बिलाल गैंग को पकड़ लेते तो उनका भी हाल वही होना था जो बाकी। बिल्कुल ऐसी इतलात मौजूद थी कि ये उनके इनकाउंटर के लिए उन्होंने प्लानिंग की हुई है और उसके ऊपर बड़े सरगर्म हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हुई थी एहसन साहब ने कि इनका मैंने खात्मा करना है, ये उनके प्लान्स में था। फिर जब वो रूपोश हो गए या उनकी कोई खबर नहीं आई या कुछ वारदातें रुक गई, तो उससे ये जाहिर हुआ कि शायद एहसन यूनुस साहब की मौजूदगी में कुछ ऐसी इतलात थी कि उनको गिरफ्तार करके खुफिया रखी गई उनकी गिरफ्तारी, लेकिन ऐसा नहीं था। एहसन यूनुस के दौर में पेशावर में देखें सियासी लोगों को खुश करने की बस सिर्फ कोशिशें जारी हैं, इसके अलावा आम पब्लिक को कोई रिलीफ नहीं है। थाने के अंदर आप चले जाएं, जूं के तू मसाइल है, आम आदमी जो है जलील ख्वार हो रहा है। FIR दर्ज करने के लिए कोई भी IG आया हो, उसने एक अहकाम जारी किए हैं, जनाब जैसी साइल आए तो उसकी दरखास्त लेके FIR दर्ज कर दी जाए। तो लेकिन यहाँ तो जो है 48 घंटे गुजरने के बाद गाड़ी चोरी हो जाती है, उसकी FIR दर्ज नहीं होती है। स्नैचिंग हो जाए, उस बेचारे को जो है वो 6-6 घंटे जो है थाने में बिठाया रखा जाता है, वो FIR दर्ज नहीं होती। और अगर दर्ज भी हो गई तो मुलजिम किसी का पकड़ा हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं देता, ना चीज़ें बरामद हुई भी होती। बाद का ये जो बड़ी गाड़ियाँ वगैरह है, जैसे ये सोशल मीडिया पर जो है दिखाने के लिए 4-6 रिकवर हो जाती हैं, वो भी किस तरीके से कि एक्साइज में आ गई, टेम्पर हो गए, वो गाड़ी वहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो है वहाँ पर चेकिंग की मुकम्मल तरीके से,
तो वो फरांसिक होते हुए गाड़ी पकड़ी गई और वो फिर पुलिस अपने जो मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है उसमें वो अपनी कस्टडी में लेकर वो दे दी जाती हैं और फिर वही सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ला के दिखा दिया जाता है कि जी हमने इतनी गाड़ियाँ रिकवर की हैं और इतने इतने लोगों को जो है वो वापस कर दी गई हैं। लेकिन जराइम मैं जूं आपसे के एक तू और ही बात नजर आ रहे हैं। और बताऊं, दूसरी मैं बात में आपसे- सर अभी यहाँ पर आपको बताऊंगा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी नए तैनात हुए हैं। मैं उसके ऊपर वो अलग से मेरा वो सब्जेक्ट ही अलग है। पहले पुलिस के और से बात कर लें। ये जो हमने देखा कि रावलपिंडी के अंदर जब CPO एहसन यूनुस साहब थे, इमरान SHO सब इंस्पेक्टर उनको कत्ल किया गया है जी। उनके कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से भी कहा, फिर उनका इनकाउंटर की बात आई कि उनका इनकाउंटर हो गया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमने देखे माजी के अंदर जब एहसन यूनुस साहब ने रावलपिंडी के अंदर बहुत सारे जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। वो तो एक सीनियर लेवल के पुलिस ऑफिसर हैं, एक सीनियर लेवल के पुलिस ऑफिसर हैं और उनकी सिक्योरिटी और उनके मामलात तो बाकियों से बहुत बेहतर हैं। उन तक तो पहुंचना शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन उनके नीचे जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, जिस तरह से अगर हम लोग बात करें सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स और ASI लेवल के जो अफसरान हैं उनको टारगेट करना बहुत आसान है। हमने देखा कि जब वो वहाँ से निकले तो उसके बाद इन लोगों को टारगेट करने का अमल शुरू हो गया। तो उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ महकमे की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी यहाँ पे बात की है। उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो महकमे की जिम्मेदारी है। एहसन यूनुस के दौर में रावलपिंडी के अंदर 101 पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिसमें मुतअद्दिद चोर डकैत जो हैं, कुछ की टांग पे गोली लगी, कुछ का इनकाउंटर हुआ। जैसे इमरान अब्बास शहीद की आपने बात की, उनके कातलों को जो है वो एक हफ्ते के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे ऊपर कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। इसी तरह जो जो लोग कार्रवाइयाँ शहर में करते रहे चोरों डकैतों के खिलाफ, जाहिर बात है एक तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब वो गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाता है, चंद माह के बाद उनको वापस बेल मिल जाती है और फिर बाहर आके उन्होंने वही काम करना है। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल आपने जैसे बात की टारगेट करना, तो उनका जिन जिन लोगों ने उनके साथ कार्रवाइयाँ की हैं, छोटे अफसरान की आपने बात की, सब इंस्पेक्टर लेवल, ASI इंस्पेक्टर लेवल के लोग, उनके खिलाफ बिल्कुल ये ग्रोह दोबारा से मुतारिक हो चुके हैं और वो ग्रोह अब ज़्यादा ताकतवर होकर आए हैं। क्योंकि वो कहा जाता है कि जो जेल के लोग हैं, जो डकैत, अगर एक डकैत से अंदर जाके जेल के अंदर मिलता है तो वो यारी जो है वो ज़्यादा जो है वो मुस्तनद समझी जाती है। तो वो जब बाहर आते हैं तो ज़्यादा मजीद जो है वो उभर कर जो है वो चोरी डकैती। मैं भी आपको बताऊं कि रात को इस्लामाबाद के थाना लोई बेर की हदूद में जो है वो 3 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात हुई है। पता चला पुलिस के जराये के मुताबिक जी चोर कौन था जी, घर का नौकर निकला। रवात के थाने की हदूद में बैरिया टाउन के अंदर मुसलसल खिड़की तोड़ एक ग्रोह है जो पिछले एक हफ्ते के अंदर लगातार 5 वारदातें कर चुका है, लेकिन रावलपिंडी पुलिस जो है उसको पकड़ने में अभी तक नाकाम है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जब भी कोई भी अफसर जब पिंडी शहर के अंदर CPO रावलपिंडी को लगाया जाता है उसको टाइम नहीं दिया जाता। आज इनकी गवर्नमेंट आ गई, शहबाज शरीफ लोगों की, इन्होंने अपने मर्जी के बंदे तैनात कर दिए। जब एक अफसर को शहर के अंदर उसको एक टाइम फ्रेम नहीं मिलेगा, उसको चीजों को दुरुस्त करने का मौका नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे चोरी डकैती की वारदातें, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पुलिस यकीनी बना ही नहीं सकती। अपना नहीं पता होता कि उन्होंने कितना अरसा यहाँ पे, और बिल्कुल ऐसा ही है सर्व करना है। इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं अवामी कचहरी, मैं हूँ कैसर खान तनोली। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम अवामी कचहरी, बात हो रही है जुड़वा शहरों की और जुड़वा शहरों के जो मसाइल हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मसाइल इंतज़ामिया और पुलिस ने हल करने होते हैं और इंतज़ामिया और पुलिस कितनी मुतहरिक है इन दोनों शहरों के अंदर, ये आपके सामने, ये फैसला आपने करना है। हमारे पास इनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होती है हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इन अफसरान से बराह रास्त भी बात करें, उन तक ये सारे मामलात पहुँचाएँ। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हुकूमतें तब्दील होती हैं तो ज़ाहिर बात है कि आला अफसरान की तब्दीलियाँ भी कहते हैं कि यकीनी होती हैं, और ये हमने माजी में भी देखा, अभी भी हमने देखा। अब ये कितना नुकसानदेह है हर शहर के लिए, सिर्फ फेडरल कैपिटल और रावलपिंडी के लिए नहीं, हर शहर के लिए कि एक अगर ऑफिसर, सीनियर रैंक का ऑफिसर अगर आता है
और उसको कुछ ही अर्से बाद दोबारा तब्दील कर दिया जाता है, तो वो फिर कैसे सिस्टम को ठीक करेगा या उस सिस्टम कैसे उस हवाले से कुछ उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब कोई ऑफिसर आता है तो उसको खुद नहीं पता होता कि उसका टाइम कितना है, कितना अरसा उसने रहना है और कितना अरसा उसने अपनी खदमात इस शहर के अंदर जो है वो पेश करनी है। आसिम, हम लोग बात कर रहे थे कि ये चीज़ें हमने देखी माजी में भी कि पुलिस के अफसरान निशाना बनते रहे, और एक एहसन यूनुस साहब के हवाले से बात बड़ी आम थी। हालांकि पुलिस के अगर हम लोग मुलाजमीन की बात करें तो मुलाजमीन हमें उनसे काफ़ी खुश नज़र आते थे। बहुत सारे मुलाजमीन वो कहते हैं कि मुलाजमीन के साथ इनका रवैया बहुत अच्छा रहा, लेकिन आम पब्लिक में या जो उनका एक जो अंदाज़ था वो ये था कि वो, आपको भी पता होगा और बहुत आम सा वो उनके हवाले से कहा जाता है कि वो हाफ़ फ्राई और फुल फ्राई के माहिर थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हाफ़ फ्राई और फुल फ्राई, मैंने इससे पहले कहा कि उसका नुकसान या उसके जो असरात हैं वो तो नीचे वाला अफसर अभी भी महसूस करता है ना। उसको हर वक्त का एक डर, एक खौफ होता है कि यार हमने उनके टीम में काम किया या उनके बहुत करीब काम किया तो उन की फ़हरिस्त में, उन लोगों की फ़हरिस्त में जो कि गैंगस्टर हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, वो सारे फ़हरिस्त हैं। तो मैंने जिस तरह पहले सवाल किया कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के हवाले से या उनके तासुरात, आप लोग क्योंकि उनके पास जाते हो, उनसे मुलाकात भी होती है, वो क्या कहते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं कि उनको क्या चाहिए? कैसर भाई, आपने बात की तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आपने बात की कि पुलिस अफसरान जो थे या पुलिस का जो निचला तबका था वो एहसन यूनुस से खुश था। उनकी खुशी की बड़ी वजह ये थी कि एहसन यूनुस जो है वो एक स्पाई से लेके एक इंस्पेक्टर लेवल तक के बंदे की बात सुनता था, खुद सुनते थे। कोई किसी को मसला है, कोई तबादलों का इशू है, तो उसने कहा कि मुझे सिफारिश नहीं करवानी, मुझे डायरेक्ट आके बात करनी है, जिसने जहाँ पे जाना है काम करना है, ठीक है। आपने बात की कि डकैत गैंगों की या जो दूसरे लोग जो जराइम पेशा अनासर हैं जिन्होंने लोगों को टारगेट करना है, तो आज मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि जो लोग आज रावलपिंडी में मंशियात फरोश और मंशियात का जो धंधा है वो अरूज पर है। कब्ज़ा माफिया अपनी कार्रवाइयों में मुसलसल लगा हुआ है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। असले की अगर हम लोग रिपोर्ट्स, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, वो सप्लाई भी होती है, वो चेन टूटी थी कहते हैं बीच में कुछ अरसे की, लेकिन दोबारा बहाल होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने कब्जा माफिया की बात की, चौंतरा का इलाका आप ले लें, आए रोज वहाँ पे चक्री चौंतरा का इलाका आप ले लें, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पर आए रोज़ जो है वो कब्ज़ा माफिया सर उठा रहा है बाकायदा तौर पे। कई जानें वहाँ पे ज़िया हो चुकी हैं, कई लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये भी इसके साथ साथ बता दूँ, यहाँ पे अहमद जुनैर साहब जब से SP सदर का उन्होंने चार्ज संभाला तो उन्होंने जो है वो कार्रवाइयों का आगाज़ कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ किया। कुछ रोज़ कबल 15 दिन कबल भी उन्होंने जो है वो एक बड़े गैंग को पकड़ा, उनसे भारी मिकदार में असला जो है वो कल भी चौंतरा के इलाके में उन्होंने खुद ऑपरेशन को लीड किया और कुछ लोगों को जो है वो भारी असले के साथ गिरफ्तार किया। देखिए, पुलिस के जो आला अफसरान है वो काम करना चाहते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया और आपने खुद भी इस पर बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि अगर एक अफसर को मौका नहीं मिलेगा, उसको टाइम नहीं दिया जाएगा कि वो जब तक सेट होता है, उसको इलाके के बारे में पता चलता है, इतनी देर में उसका तबादला कर दिया जाता है। हुकूमत को ये चाहिए कि कोई भी अगर अफसर तैनात करना है उसको थोड़ा टाइम दे, उसको टाइम पीरियड देकर उससे फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। इससे ये लगता है कि शायद हुकूमत या हुकूमती ओहदेदार या जिम्मेदार जो हैं वो खुद ही काम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, काम नहीं होना चाहिए, बस हमारा निज़ाम चलना चाहिए, हमारा निज़ाम चलना चाहिए। सिफारशी कल्चर जो है इसको जब तक बैक पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि कोई भी जाहिर बात है अगर MNA MPAs हैं, उन्होंने वोट लिए हैं इलाके के लोगों के, उन्होंने काम करने हैं, अगर एक SHO उनकी बात नहीं सुनता तो अगले दिन वो सीट पे नहीं रहेगा। आशमी साहब, ये देखें कि सिफारशी कल्चर को जो है ना कहते हैं प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसको साइड पे रखना चाहिए, इस हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी MNA MPA या किसी मिनिस्टर के कहने पर पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमने जो शुरुआत में बात की, ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स हुई हैं ये किसी के कहने पर हुई हैं, ये किसी ने कहा है तो हुई हैं। और मुस्तफ़ा तनवीर साहब को अगर किसी जगह से उठा के लाया गया है तो वो ट्रैफिक मैनेज करने के लिए उनको नहीं लाया गया, वो उस शहर में उनको कहा कि चलो इस शहर में आप वक्त गुजारें। तो ट्रैफिक में तो कोई और बहुत सारे अफसरान थे, ट्रैफिक का तो कोई इतना मसला भी नहीं है शहर इक़्तिदार के अंदर के, चलो मसला है भी, तो उनको SSP ट्रैफिक लगाने का क्या मकसद था, ये मुझे ज़रा समझाएं, कोई आपको समझ में आती है बात? सर देखिए, वही बात आ जाती है कि इस शहर को छोड़ना कोई भी अफसर नहीं चाहता, क्या वो इंतज़ामी उमूर के अंदर अफसरान हो या वो ब्यूरोक्रेसी पुलिस की हमारी उसमें हो। इस शहर के अंदर जब एक अफसर आ जाता है और उसने 6 महीने या साल काम कर लिया होता है और उसके रिलेशनशिप अच्छे बन जाते हैं, तो वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, वो अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे सेटल करने की जद्दोजहद में लग जाते हैं।
फैमिली नहीं, खानदानों को सेटल करते हैं। हाँ, लेकिन मैंने वो शॉर्ट टर्म में आपको बताया ना कि वो सिर्फ फैमिली की, वरना तो वो फिर जब जितना अरसा यहाँ पर रहेंगे उस हिसाब से वो अपने पूरे खानदान को यहाँ पर लाके सेटल डाउन कर जाते हैं। साजिद कियानी साहब एसएसपी इस्लामाबाद रहे, बहुत अरसा एसएसपी ऑपरेशन रहे, उनके टाइम में चीज़ें बहुत बेहतर थी। अगर मैं जराइम की बात कर रहा सर, हूँ, वो बहुत चीज़ों पर बहुत नज़र रखते थे और उन्होंने बहुत अरसा इस्लामाबाद के अंदर डायरेक्टली वो खुद नजर रखते थे। चीज़ों को बहुत बेहतर मैनेज कर रहे थे। फिर हमने देखा कि उनकी पोस्टिंग होगी, वो कुछ अरसा डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर भी रहे, फिर वो कुछ अरसा हमने देखा कि सीपीओ रावलपिंडी भी उनकी पोस्टिंग हुई चंद दिनों के लिए। उसके बाद एक अजीब व गरीब वाक़या हमने देखा, मतलब कि अजीब व गरीब हमने फैसला देखा। वाक़या तो बहुत बड़ा था लेकिन फैसला था कि सीपीओ को आपने तब्दील कर दिया मरी वाक़े के ऊपर, और सीपीओ को आए हुए चंद दिन हुए थे, हालांकि पुलिस का काम ही नहीं था। फिर हमने देखा कि साजिद कियानी साहब चले गए एएनएफ में, एएनएफ में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, वहाँ पर वो काम कर रहे थे। अब उनको इंतहाई अहम सीट दी गई है, वो जॉइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो तैनात हुए हैं। तो वो इस सिस्टम को समझते हैं, वो इस चीज़ों को इस तरह से बेहतर कर सकते थे। उनको आईजी इस्लामाबाद क्यों नहीं लगाया गया या इधर क्यों नहीं लाए गए? सर, पहले तो बात ये थी कि वो खुद भी नहीं आना चाह रहे थे इस्लामाबाद वापस पुलिस में, लेकिन ये कि जो हमारी जो हुकूमती शख्सियात हैं जो आई हैं वो उनसे खुश हैं, उनसे नाराज़ नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन को ना देते। लेकिन नासिर अकबर खान साहब के साथ ज़रा गहरे मरासिल थे, क्योंकि अभी जो DGFIA भी हैं राय ताहिर साहब, उनके साथ भी हुकूमती शख्सियात के बड़े अच्छे मरासिम हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी हुकूमत आती है वो जिन लोगों के साथ अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जहनी तौर पर जिनके साथ मिल रहा होता है जहन, उन्हीं लोगों को लाते हैं अपर सीटों पर, उनको ला के बिठाकर उनसे काम करवाया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, ये ऐसी ही है कि आपके जहन मिलने बड़े ज़रूरी होते हैं। आपको पता हो कि कौन सा अफसर आपके लिए कितना बेहतर परफॉर्म करेगा और कितने बेहतर नतीजे देगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर हम लोग अगर देखें तो ये जॉइंट डायरेक्टर की पोजीशन विफाक के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ज़ाहिरी बात है अच्छे ताल्लुकात की बिना पर ही मिली है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो इस वक्त इस मुल्क का सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है जो सारे मामलात को बराह रास्त देखता है, और सियासी इंजीनियरिंग में भी उनका बड़ा अहम किरदार। साहब का साजिद कियानी साहब भी क्योंकि मुस्लिम नून के दौरे हुकूमत में जो है यहाँ पर SSP ऑपरेशन रहे और वो देखते रहे, लेकिन ये कि परफेक्ट ऑफिसर हैं सर, अच्छे तरीके से इंतजाम, मतलब इस्लामाबाद के उन्होंने अमूर बेहतर संभाले। बिल्कुल, बहुत। मैं अब आपसे बात करूँगा एक और बड़ी अहम तकर्री के हवाले से, कुछ अर्से पहले हुई है लेकिन अब काफ़ी टाइम गुजर गया है। पहले आप उन पे जाने से पहले मैं रावलपिंडी की बात करूँगा। ताहिर फारूक साहब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, कैसे काम कर रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी सर, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मुख्तलिफ जगहों पे हमें अब नज़र आना शुरू हुए। इससे कबल उनके बारे में यही कहा जाता था कि जी वो अपने ऑफिस में मिलते ही नहीं है। मतलब देखें, कुछ ऐसे अफसरान हैं, मैं थोड़ी सी आपको मालूमात दे दूं, कुछ ऐसे अफसरान हर जगह पर मौजूद होते हैं। जैसे हमने शुरू में बात की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के हवाले से, चेयरमैन CDA के हवाले से, कि वो तगड़े हैं, उनका कहते हैं ना किला मजबूत है, तो उनको पता होता है कि हमारे लिए सियासी लोगों की इतनी अहमियत नहीं है, या इतना हम अगर जाएंगे तो अपनी मर्जी से जाएंगे, आएंगे तो अपनी मर्जी से आएंगे। ताहिर फारूक साहब के हवाले से भी ऐसी इतलात है कि वो भी तगड़े मजबूत किले से हैं, और इसलिए उनको कोई खौफ खतरा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि लोग जब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जब भी जाते हैं, अवाम के साथ साथ सहाफ़ी बरादरी की भी उनसे यही शिकायत है कि वो दफ्तर में मिलते ही नहीं है। जब अगर DC साहब ने अगर सीट पे नहीं बैठना तो लोगों के मसाइल हल किसने करने हैं? मैंने और आपने तो जाके नहीं करने। वो तो उनके साथ कचहरी की थी जाके रावलपिंडी के अंदर, आपने जाके कचहरी की, आपने टाइम लिया, लेकिन मुख्तलिफ दीगर लोगों की उनसे यही शिकायत रहती है कि जब भी आप DC ऑफिस जाते हैं तो आवाम के लिए DC ऑफिस के दरवाजे, जो इससे पहले जो डिप्टी कमिश्नर थे अनवारुल हक साहब, उनके दौर में जो है वो बिल्कुल लोगों के पास लोग बैठते थे, बाकायदा तौर पर DC साहब ऑफिस में मौजूद रहते थे और फील्ड में भी नजर आते थे। लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये भी वही फोटो सेशन वाला जो हिसाब है उसके ऊपर लगे हुए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर बस जहाँ पे मन मर्जी का दौरा करना है तो करना है, अदरवाइज जो है वो नहीं करना। ज़्यादातर सीट पर जो है वो नहीं बैठते। तो DC साहब को भी ये चाहिए कि वो सीट पर बैठें, लोगों के लिए। ज़ाहिरी बात है, इंतजामिया का काम है, ज़िले इंतजामिया का काम होता है कि लोगों को फैसिलिटेट करना। ठीक है, जैसे आपने बात की यहाँ पर रावलपिंडी शहर के अंदर कब्जा माफिया, तो सबसे बड़ा लोगों का इस वक्त इशू जो है वो प्रॉपर्टी है। गरीब लोगों की ज़िले जो ज़ाती अराजियाँ, उन पे जद्दी अराजियों पे कब्जे हो रहे हैं। तो ये ज़िले इंतजामिया का काम है, पुलिस का काम है कि लोगों को फैसिलिटेट करें, उनकी जो जगह हैं वो उनसे महरूम ना हो सकें।
आए रोज़ हम लोग देखते हैं कि लोग दरख्वास्तें उठाए, डीसी के दफ्तर के चक्कर लगाने पर मसरूफ़ हैं, लेकिन डीसी साहब आगे मिलते ही नहीं है। यही शिकवा उनसे मीडिया का भी है। बिल्कुल आपने उनके साथ प्रोग्राम किया, उन्होंने आपको टाइम भी दिया है, लेकिन दीगर लोगों के जो उनसे शिकवे शिकायत हैं वो यही है। कमिश्नर रावलपिंडी क्या कर रहे हैं? कमिश्नर रावलपिंडी सर देखें, कमिश्नर रावलपिंडी का काम है, आपको पता है उनके पास पूरा ज़िला है, ठीक है, और कमिश्नर उनके पास पूरा रीजन है। तो रीजन में जाहिर बात है कमिश्नर रावलपिंडी हमें उस तरह से वो मुलाकातें करते हैं लोगों से, लोगों के काम भी कर रहे हैं, कुछ उनके हवाले से लोग सहाफ़ी हजरात को भी वो टाइम देते हैं अगर उनको कॉल की जाए, लेकिन उस तरह से जिस तरह से काम करना चाहिए कमिश्नर साहब को या डीसी साहब को, उस तरह से काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मार्केट के अंदर कोई ऐसी हमें नज़र नहीं आता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी हवाले से महंगाई का तूफान आपके सामने है, किसी हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, प्राइस कंट्रोल मुझस्टेट हमें नज़र नहीं आते। शहर का जो निज़ाम है वो बिल्कुल धर्म भरम है। हाँ ये है कि बारिश हुई तो हमें डीसी साहब वहाँ पे नज़र आए नाला लेके, वो तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे नहीं जाएंगे, फोटो सेशन नहीं होगा तो सब बच्चे की रिपोर्ट कैसे जाएगी। तो ये सूरत हाल है। हाशमी साहब जी सर। इस्लामाबाद भी डीसी साहब जो हैं तब्दील हुए हैं, जी सर, तकरीबन 2 आए माह हैं, बिल्कुल तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। मेमन साहब, इरफान नवाज मेमन, जी जी क्या खिदमात रही हैं इनकी माजी में? सर, इरफान नवाज मेमन साहब को आए हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। ऑफिस में इनकी भी डेली रूटीन यही है कि ये मॉर्निंग में नहीं होते, 1:30-2 बजे आते हैं, 1-2 मीटिंग्स की, सोशल मीडिया पे डाली, अखबारात को दी और वापस चले गए। कल की मैं आपको कार्रवाई का बताता हूँ कि तरलाई कलां में जो है इन्होंने पटवार सर्कल के अंदर एक बड़ा छापा मारा। वहाँ पर पटवारी तो नहीं थे, लेकिन पटवारियों के आपको पता है कि प्राइवेट मुंशी हैं और वही उनके ऑफिस को चला रहे होते हैं। उनके पास सरकारी अराजी के जो है वो रजिस्ट्रार जो बड़े बड़े होते हैं वो भी मौजूद थे। तो वहाँ पर ये उन सबकी सरजनिश करके दरवाजे बंद करवा के पटवारियों को एक नोटिस जारी करवा कर आगे कि हमारे दफ्तर में आए और मीटिंग करें। और वहाँ पर देखें, होना तो ऐसा चाहिए था कि पटवारियों को तमाम को बुलाकर उनसे पूछा जाता, उनकी सरजनिश की जाती कि ये सरकारी अराजी का रिकॉर्ड है, ये तुम लोगों के पास कैसे मौजूद है। और ये साइलिन यहाँ पर बैठे हुए हैं जो तुम पटवारियों के पास आ रहे हैं अपने मौजाजात ट्रांसफ़र करने के लिए, इंतकाल की फ़र्द लेने के लिए, बे की फ़र्द लेने के लिए, वो जलील और रुस्वा हो रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से खुद देखे, बूढ़े खवातीन, मतलब बेवा दावे हैं और वो छोटे कमिश्नर साहब भी करते हैं और भी ज़िली इंतजामिया के जो अफसरान हैं जिनके पास कुछ इख्तियारात हैं वो करते हैं कि सारा सिस्टम हम लोग डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम होगा, सहूलियात दे रहे हैं, ये है वो है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, वो किधर है? सर, हमजा शफकात साहब ने एक यूनिट बनाने की कोशिश की थी डिजिटलाइजेशन का, और उसके बाद फिर वो प्रोसेस वहीं का वहीं रुक गया, क्योंकि ये पटवार खानों का जब तक आप देखें इसमें खेवट खतूनियाँ ये सारी चीज़ें जो है वो जब तक मिलेंगी नहीं, पटवारी बैठेंगे नहीं, कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ों का इंदराज नहीं होगा, ये कोई आसान सिस्टम नहीं है सर। इस पर बड़ा टाइम पीरियड लग जाएगा। पिंडी की कुछ ज़मीनों के किए गए, कुछ मौजाजात किए गए, ये आसिम को पता होगा बेहतर, लेकिन उस पर बड़ा टाइम पीरियड लगा है। तो ये चीज़ें एकदम नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि देखें, पटवार सर्कल के अंदर डीसी साहब खुद गए, उन्होंने दूसरे दिन ही जो है वो अपना सेकंड टाइम शाम में कल मीटिंग की उन्होंने पटवारियों को बुला के सबको, और उनको एक टाइम पीरियड दे दिया कि आपने जो है वो 1 से 3 के दरमियान अपने दफ्तर में बैठना है। लेकिन पहली तो बात ये थी कि उनसे पूछा जाता कि ये सरकारी जो अराजी की जो लोगों की ज़मीनों के जो पूरे दस्तावेजात हैं ये प्राइवेट आदमी को क्यों दिए हुए, मुंशी किस लिए रखे हुए आपने, उनको दफ्तर क्यों आपने ओपन करके दिया हुआ है, और जो लोग आ रहे हैं उनसे वहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं। मतलब बगैर पैसों के तो आप ये तस्वुर ही ना करें कि आपका कुछ सरकारी काम और होगा। वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर कोई 3-4-5 हज़ार रुपये लेके नहीं किए जा रहे होते कि एक मरले की ज़मीन के बीच में, तो यहाँ तो हज़ारों लाखों रुपए वसूल किए जा रहे होते हैं सर। तो ये चीज़ें। दूसरी बात ये कि सर एक और मैं आपको बताऊंगा, मैं हाउसिंग सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, डीसी साहब क्योंकि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव भी हैं, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, एक निजी मतलब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसके फेज़ 2 के अंदर जो है जो इंतज़ामिया के ग्रेड 1 से लेकर 4 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए एक फ़ेज़ 2 बनाया गया था, ठीक है। उस फ़ेज़ 2 के अंदर अब आपको खुद भी पता है सर, ग्रेड 1 का और ग्रेड 4 के मुलाजिम की क्या सैलरी होगी, क्या उसकी इनकम होगी। उन लोगों ने बेचारों ने पैसे भी जमा करवाए और ताहाल ना तो उनको कोई अभी तक पोजीशन दी गई है, ना उस फेज़ के कोई रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी एक बात बताऊँ, देखें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से लेआउट प्लान इन्होंने लिए 14,000 कनाल के ऊपर, और उसके बाद ये एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन होती जा रही है, इसके एलओपीज प्लान नहीं लिए जाते। डीसी साहब से मेरा जिस दिन ये आए उसके 5-6 दिन के बाद मैंने इनके साथ एजले पे किया, इनके साथ प्रोग्राम किया, और इस पे मैंने ये बात की इनसे।
उसके बाद इन्होंने तमाम सोसाइटियों से मीटिंग करना शुरू हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये नहीं देखने में आया कि किसी सोसाइटी के साथ किसी सोसाइटी के खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन लिया हो। वो कि भाई किसने लिया है? वो इन्होंने नहीं लिया तो माजी में किसने लिया है? माजी में भी किसी ने नहीं लिया, लेकिन सर इनके भी बुलंदोबांग दावे थे। ये तो माजी में भी हमने देखा और इस चीजें रिकॉर्ड लेकिन पर सर हैं। कम से कम देखें, आप जिस दफ्तर के अंदर काम कर रहे हैं, आप खुद सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं, आप कम से कम अपने मुलाजमीन को तो उनका हक दिलवाएं। बाहर के लोग तो चले दूर की बात आ गई वो ना। अपना हक ले लेते हैं ना। सर ग्रेड 1 से लेके 4 तक का मुलाजिम बड़ा मुश्किल हो रहा था सर उसके नहीं, लिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि उनको उनका हक दिलवाना चाहिए, वो अपना हक वसूल लेकिन वो तो करते बड़े हैं। अफसरान ने ले लिया ना सर। मैं कल वही तो भी- कह रहा हूँ, वो अपना हक वसूल कर लेते तो बाकियों को क्यों हक दिलवाएंगे? तो ये तो सर देखें यहाँ पर तो इस मुल्क में और क्या होता है? ये सरकारी अफसरान, ये बड़े अफसरान, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये क्या करते हैं? ये यही कर रहे हैं सर, अपना माल बनाओ स्कीम के तहत चल रहे हैं। और जितना भी पैसा बनाया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर तमाम हाउसिंग सोसाइटीज से बनाया जा रहा है। शुरू में ये गए सब्जी मंडियों में भी मुझे इन्होंने- मुझे इनकी समझ नहीं है कि ये इस्लामाबाद के अंदर इनकी सर्विस इससे पहले की नहीं है। फेडरल कैपिटल में इनका एक नया तजर्बा है। ये डिप्टी कमिश्नर की इंतहाई इंपॉर्टेंट पोजीशन पर आए। अब DG पिछले फूड अथॉरिटी जो है रावलपिंडी जी, वो लेकिन लाहौर इस्लामाबाद में इनका पंजाब में और कोयटा में और बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। लेकिन मसला ये कि फेडरल कैपिटल सबसे मुख्तलिफ है। यहाँ पर आपने चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देखना होता है। अभी तक की इनकी कारकर्दगी ये है कि ये इनकी ठेले वाला भी नहीं सुनता, या इनके इख्तियारात मतलब कहने का कि इनकी पावर्स को ये या तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे कि डिप्टी कमिश्नर की पावर्स होती क्या हैं, या इनको पता नहीं है, या इनको बेख्तियारा किया हुआ है, इख्तियारात किसी ने अपने पास रखे हुए हैं। सर्कुलेशन गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं, अब जाहिर सी बात है आपको पता है कि तमाम सियासी पार्टी देखें, गवर्नमेंट का इससे लेना देना कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने एक शख्स को तैनात कर दिया और एक शख्स को इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी। अब उसके ऊपर चीफ कमिश्नर भी हैं। चीफ कमिश्नर ने या तो इनको बेख्तियारा किया हुआ है, इनके पास कोई पावर्स नहीं है, या इनको अलाउ नहीं किया कि आपने ये काम करना है, या फिर इनको अपनी पावर्स का पता ही नहीं है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। गवर्नमेंट ने तो उनको पोजीशन दे दी, अब काम करें। सर इस्लामाबाद को जो है वो समझना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। साबका डीसी भी रहे हैं और तो उन्होंने जितनी देर में समझेंगे उतनी देर में इनकी ट्रांसफर होने वाली है। ऐसे ही है। लेकिन चीफ कमिश्नर साहब की हम अगर बात करें तो चीफ कमिश्नर साहब तो इस वक्त जो है वो बड़ा जमाने चेयरमैन CDA की मुकम्मल तौर पर सीट पर, वो मॉर्निंग में वहाँ पर आते हैं और इवनिंग में वहाँ से आउट होते हैं, और वो CDA के उमूर को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चला रहे हैं। तो डिप्टी कमिश्नर जो आए हैं वो, अब जाहिर सी बात है, देखें कोई भी अफसर आता है, क्या वो डिप्टी कमिश्नर है, क्या वो चीफ कमिश्नर है, उसने अपनी टीम लानी होती है मुकम्मल तौर पर। तो इनकी टीम और तो ये कोई भी नहीं अभी है। तक साबका टीम के साथ चल रहे हैं। हो इनकी सकता है टीम तो कोई नहीं है। मैं वही तो आपसे कहा कि अभी 2 माह में तो हमने कोई ऐसा बंदा हमने ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं देखी। तमाम वही साहब का जो है वो टीमें चल रही हैं, लेकिन एक आध अभी जो है वो कल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जो है उनकी ट्रांसफर देखिए हुई है। इसमें हाँ, तो हो सकता है कि राना अब इनका मोहम्मद बंदा वकास साहब आने जो है वाला ना, ADC जी जो थे उनको ट्रांसफर किया गया, उनको डिप्टी सेक्रेटरी खजाना डिवीजन तैनात बिल्कुल। किया गया। और- तो राना वकास ने यहाँ पर बहुत अच्छा फेडरल कैपिटल के अंदर बतौर ADC जो है उन्होंने अपनी 2 साल का पेश टाइम की। पीरियड उन्होंने गुजारा है सर यहाँ पर। बहुत अच्छा टाइम गुजारा उन्होंने भी, क्योंकि साहबका DC साहब ने भी उनको बाइख्तियार किया हुआ था। इख्तियारात सर मुकम्मल अगर हो तो मेरे ख्याल से जो है वो अफसर ये अब मुकम्मल आपने काम कर असल सकता बात की ना, है। इनके लेकिन इख्तियारात यहाँ का होना पर जरूरी है। या तो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर उनको इख्तियारात दिए नहीं गए, या फिर उनको अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का पता नहीं है, या जिस वजह से चीज़ें, या फिर किसी ने कह दिया था कि इनको लगा दो। अब समझ नहीं आ रही कि इनको क्यों लगाया। बिल्कुल मैं आपकी दोनों बातों से इत्तेफाक करता हूँ सर, क्योंकि या तो इनको लगा दिया गया और इनको इख्तियारात का ये नहीं पता कि, और दूसरी बात ये कि सर कोई भी बाहर से आउट से आता है ना अफसर यहाँ पर, तो इस्लामाबाद को नहीं, थोड़ा सा उसको देखें, समझना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर सर देखें ये प्रोफेशनल ऑफिसर्स होते हैं, इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, इनको सारी चीज़ों का बहुत बेहतर पता होता है। इनके लिए ये नहीं होता कि लाहौर, कराची, पेशावर और जाके हम, इनको समझ होती है। लेकिन जो मैंने आपसे बात की ना कि या तो इनको लगा दिया गया कि फिल फॉर यार इनको लगा दो यार, किसी ने कह दिया तो लगा दिया। अब जिन्होंने लगाया शायद उनको समझ नहीं आ रही कि इनको हमने क्यों लगाया, क्योंकि इनके पास तो अभी कुछ समझ से बाहर है कि इनको खुद भी नहीं पता कि मैंने करना क्या है। अभी बाकी चीज़ें छोड़ के, वो जाहिर बात है ये भी ज़रूरी अमल है कि वो सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मशकें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, गुज़श्ता लास्ट ईयर भी जो है इसी तरह E11 वाली साइड पे जो सैलाब आया था, बड़ी नागानी सूरत हाल थी। पिछले दिनों हमने देखा कि PAC के अंदर भी नूर आलम खान साहब ने भी इनकी बड़ी सरजनिश की, और जब वहाँ पर इनको बुलाया गया था। आसिम क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम में वक्त थोड़ा रह गया है, अब हमें इस सिस्टम को ठीक करने के लिए किन अफसरान की ज़रूरत है, या पिंडी के अंदर
जो सिस्टम अभी चल रहा है, जो अफसरान मौजूद हैं, ये आने वाले दिनों में बेहतरी ला सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि जिन अफसरान को रावलपिंडी शहर में CPO रावलपिंडी हैं, SSP ऑपरेशन है वसीम रियाज खान साहब, SP रावल हैं, बाबर जावेद जोया साहब, तारिक महबूब साहब हैं, CAESP हैं, अहमद जुनैर साहब हैं, राना अब्दुल वहाब साहब हैं, बड़े यंग और काम करने वाले लोग हैं। लेकिन बात वही है कि इनको काम करने दिया जाए, इनको एक टाइम दिया जाए ताकि ये परफॉर्म कर सकें, लोगों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकें, ताकि इनको ये पता हो कि हमारे इख्तियारात क्या हैं, हमने लोगों को सेव कैसे करना है, रावलपिंडी के शहरियों को सेव कैसे करना है, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाना है, लोगों को जो माल है उसको लुटने से कैसे बचाना है। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि कोई भी अगर ऑफिसर तैनात किया जाता है उसको थोड़ा सा अरसा दिया जाए ताकि वो शहर को समझ सके। जब बाहर से कोई अफसर आके लगेगा तो वो समझना टाइम उसके लिए चाहिए। मुश्किल है। ज़ैन हाशमी, मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद के, अब तो कुछ ज़ाहिर बात है मर्जी की पोस्टिंग ट्रांसफर्स भी हो गई हैं, और दूसरा हमारी जो इंतज़ामी अफसरान हैं, चीफ कमिश्नर साहब तो अभी नहीं जाते हुए यहीं पर हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब कितना अरसा रहेंगे, या ये सिस्टम को बेहतर कर सकेंगे, या फिर ये इंतज़ार करें कि मुझे यहाँ से हटा दिया जाए? नहीं सर, इरफान नवाज मेमन साहब जब तक ये गवर्नमेंट है ये रहेंगे, ठीक है, और IG साहब भी जब तक ये कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है ये रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर सर एक बात कहूँगा कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो धरनों की लॉन्ग मार्च को जो है वो रोकने के बजाय ये जो आम पब्लिक के जो मफादात मसाइल हैं, आम उनके पब्लिक हल के के जो ऊपर मसाइल तवज्जो हैं, दें। उनके हल के लिए जो है इन इदारों को जो है मुकम्मल या तो बाख्तियार बनाएं या फिर इनकी इसके सरगर्श ऊपर की जाए। तवज्जो दें और इसको बेहतर बनाने के लिए इकदाम करें। ज़ैन हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया। आसिम रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम अवामी कचहरी देखा, और हमारी कोशिश थी कि हम लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों के हवाले से बातचीत करें। जो हमने बातचीत की है ये असल सूरत हाल है, ये बिल्कुल इस वक्त जो पोजीशन है ये बिल्कुल ऐसी ही है, और किसी चीज़ को अगर हमने डिस्कस किया तो उसका मकसद यही था कि उसमें बेहतरी आ सके, इन शहरों से में रहने वालों का जो है मुस्तकबिल महफूज हो सके और ये शहर महफूज हो सकें। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।